Hello friends, welcome to Developing Success Classes. My name is Rahim Mehta and as you all know कि मैं आपकी करंट अफेयर लेक्चर सीरीज को कंडक्ट कर रहा हूं और इसी करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी रिसेंटली ही करंट में आया, नाम है टॉपिक का लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले पूरी कहानी जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है ये लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज, अभी तक क्या हुआ, क्यों ये चर्चा में आया। तो आज से कुछ दिन पहले, लगभग 3-4 दिन पहले ही यूपीएससी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली, कुछ वैकेंसीज निकाली। टोटल 45 वैकेंसीज यूपीएससी के द्वारा निकाली गई। ये सभी वैकेंसी जो थी ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की वैकेंसीज थी, जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉइंट सेक्रेटरीज के पदों को भरने के लिए, इन पोस्ट को फिल करने के लिए निकाली गई वैकेंसीज थी। ये निकाली गई 45 वैकेंसीज निकाली गई, बट कल की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर इन वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया। यूपीएससी ने अपनी ये नोटिफिकेशन जो थी यह वापस ले ली और लेटरल एंट्री की स्कीम को कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया, इसको पोज कर दिया गया। तो वैकेंसी निकाली, यूपीएससी ने निकाली, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की वैकेंसीज निकाली, फिर यूपीएससी ने ही वापस ले लिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कहने पर। तो ये होती क्या है आखिरकार लेटरल वैकेंसीज और इनको वापस क्यों लिया गया, इस पूरी कहानी को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए जुड़े रहिए इस वीडियो के मेरे साथ। तो सबसे पहले रिसेंटली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 45 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की वैकेंसीज निकाली, डेप्यूटी सेक्रेटरी की वैकेंसी निकाली जो वापस ले ली, हमने ये बात जान ली। आगे चलते हैं। व्हाट इज लेटरल एंट्री? लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि डायरेक्ट किसी मिड लेवल पोजीशन के ऊपर या किसी सीनियर लेवल पोजीशन के ऊपर, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री के किसी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी मिड लेवल या सीनियर लेवल पोजीशन के अंदर अगर सरकार के बाहर के लोगों को, फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट, बाहर के लोगों को अगर एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया जाएगा, उनको मिड लेवल या सीनियर लेवल की पोजीशन ऑफर कर दी जाएगी, तो उसे बोला जाता है लेटरल एंट्री। अब ये जॉइंट सेक्रेटरी की जो पोजीशन है ये आखिरकार मिलती किसको है? वैसे तो जनरली अगर हम बात करें हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के पद तक पहुंचने के लिए किसी एक आईएएस अधिकारी को लगभग 17 साल का समय लगता है अपने करियर के अंदर। प्रमोट होते होते, काम करते करते कोई आईएएस ऑफिसर जो है वो लगभग 17 साल का सफर तय करने के बाद आखिरकार जाकर जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंचता है। बट सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बनते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर जो उनके खुद के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आईआरएस ऑफिसर्स को भी जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है, आईआरटीएस को भी कई बार रेलवे के ने जॉइंट सेक्रेटरी बनाया। जरूरी नहीं कि आईएएस को भी बनाया जाता है, बट 90% केसेस में, 95% केसेस में किसी भी मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी पोजीशन के ऊपर आपको आईएएस अधिकारी ही देखने को मिलेंगे। और वो भी 17 साल की सर्विस लगभग पूरी करने के बाद 45, 46, 47 जब उनकी उम्र हो जाती है, उस उम्र के अराउंड जाकर आईएएस अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन तक पहुंचता है। बट सरकार ने क्या किया, यूपीएससी ने क्या किया, सरकार के बाहर से जो गैर आईएएस अधिकारी अफसर है, जो प्राइवेट फील्ड के, प्राइवेट डोमेन के अंदर काम करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, किसी बैंक में काम करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म खोला, ये प्लेटफॉर्म ओपन किया कि सरकार के बाहर के लोगों को सरकार में डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज जो लेकर आ सकते हैं, जो किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर काफी एक्सपर्ट है, जो अपनी फील्ड के अंदर काफी ज्यादा एडवांसमेंट हासिल कर चुके हैं, जो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हो, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हो, या इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर काम करते हो, आईटी सेक्टर में काम करते हो, डिजिटल सेक्टर में काम करते हो, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार ने, यूपीएससी ने डायरेक्ट ओपनिंग निकाली। इन ओपनिंग को बोला गया, मिड लेवल और सीनियर लेवल पोजीशंस की ओपनिंग्स को, जॉब्स को बोला गया लेटरल एंट्री स्कीम। पर क्या यह देश में पहली बार हो रहा था? जी नहीं, ये देश में पहली बार नहीं हो रहा था, पर विरोध जो था, इतना लार्ज स्केल विरोध जो था, वो इसका पहली बार हुआ। देश में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो गठन हुआ था वो 1950s के दौरान हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पहली बार देश में 1950s में जब बना था, मोरारजी देसाई जब उसके चेयरमैन थे, तब भी उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आउटसाइड द गवर्नमेंट टैलेंट को लेकर आने की बात को हां भरी थी। बट खैर उसमें लेटरल एंट्री डायरेक्ट मेंशन नहीं था, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से उस रिपोर्ट के अंदर यह बोला गया था कि सरकार को, सरकार के बाहर के लोगों को सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना चाहिए, ताकि आउटसाइड द व्यू देखा जा सके। आईएएस अधिकारी या कोई भी अधिकारी तो सरकार को अंदर से देख रहा है। अगर कोई व्यक्ति सरकार को बाहर से देखेगा, जनता को सरकार से क्या समस्याएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, किन मुसीबतों से अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जनता जब अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए आती है, तो उनको क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ती है, उनका सामना करना पड़ता है। बाहर का व्यक्ति उन चीजों को बाहरी नजरे से देखेगा और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अच्छे सुधार लेकर आएगा, यह बात की गई थी।
फिर 2004-5 के अंदर एक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को बनाया गया, जिसके चेयरमैन वीरप्पा मोइली बनाए गए। इस कमीशन की रिपोर्ट में लेटरल एंट्री को स्पेसिफिकली मेंशन किया। इस 2004 की इस रिपोर्ट ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट ने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया कि लेटरल एंट्री को देश में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फिर नीति आयोग ने 2017 के अंदर अपने 3 ईयर एक्शन एजेंडा के अंदर भी लेटरल एंट्री की रिकमेंडेशन दी, और उसके बाद सरकार ने लगभग 63 पोस्ट के ऊपर लेटरल एंट्री के थ्रू लोगों को नौकरियां भी प्रोवाइड करी। अभी फिलहाल सरकार के पास 57 ऐसे अधिकारी हैं जो लेटरल एंट्री के थ्रू ज्वाइंट सेक्रेटरी या किसी अन्य पद के ऊपर आकर बैठे हैं, जो आईएएस ऑफिसर या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं थे। तो यानी कि ये पहली बार नहीं हो रहा था, ये दोबारा हो रहा था। 45 वैकेंसीज को भरने के लिए सरकार ने, यूपीएससी ने दोबारा नोटिफिकेशन निकाली थी। इससे पहले सरकार ऐसी भर्तियां कर चुकी है, बट अब इसका विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इन 45 वैकेंसीज के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी। रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी, इसको भी समझते हैं। बट क्या किसी व्यक्ति को डायरेक्टली ही सरकार, यूपीएससी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचा सकती है? जी नहीं, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यूपीएससी के द्वारा लागू किया गया था, जैसे कि ऐसे इंडिविजुअल जो अपने फील्ड के अंदर, अपने डोमेन के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं, ऐसे इंडिविजुअल जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज के अंदर काम कर चुके हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर चुके हैं, जो एनजीओ में काम कर चुके हैं, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपर्ट है अपने अपने डोमेन के, अपने अपने डिपार्टमेंट के, और जो सरकार के अंदर आकर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनकर अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, जिन्होंने अपने सेक्टर के अंदर खूब नाम कमाया है, उन्हीं को ही यूपीएससी इंटरव्यू के लिए बुलाता, उनकी स्क्रीनिंग करता, उनमें से लोगों को सिलेक्ट करता और फिर कहीं जाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के ऊपर बिठाया जाता। बट इसे रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया क्योंकि इसके अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी। अब रिजर्वेशन तो हमारे देश में कभी भी वैकेंसीज निकले हमेशा प्रोवाइड की जाती है, बट इस लेटरल एंट्री की पोजीशंस को एक्सक्लूडेड रखा गया, रिजर्वेशन को इसमें से एक्सक्लूडेड रखा गया, क्योंकि सरकार की 13 पॉइंट रोस्टर पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब भी गवर्नमेंट ग्रुप वैकेंसीज निकालती है, तब ग्रुप वैकेंसीज, लेट से सरकार ने 100 वैकेंसीज ग्रुप के अंदर निकाली, तो इस ग्रुप वैकेंसीज में से 60% सीटें तो रिजर्व हो जाएंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और बची हुई 40% सीटें जो है वो जनरल कैटेगरी को मिल जाएंगी। तो अगर सरकार ग्रुप में वैकेंसी निकालती है तो 60 और 40 का रेशियो जो है वो मेंटेन्ड है, जिसके तहत आपके देश के अंदर हर एक वैकेंसी को लेकर रिजर्वेशन मिल जाती है। बट ये ग्रुप वैकेंसीज पर लागू होती है। यूपीएससी ने ये जो 45 वैकेंसीज निकाली, इन 45 की 45 वैकेंसी को यूपीएससी ने सिंगल पोस्ट या सिंगल वैकेंसी के रूप में काउंट किया और उसकी नोटिफिकेशन जारी करी। यानी कि हर वैकेंसी स्टैंड अलोन वैकेंसी, हर वैकेंसी सिंगल वैकेंसी। यहां पर ये 45 सिंगल वैकेंसीज हैं, ये ग्रुप वैकेंसीज नहीं है। दैट इज वाई इसके ऊपर कोटा सिस्टम लागू नहीं हुआ, रिजर्वेशन सिस्टम लागू नहीं हुआ। और जब रिजर्वेशन सिस्टम लागू नहीं हुआ तो हमारी समाज के जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जब निगलेक्ट किया गया, उसके चलते ओपोजिशन ने इसका काफी विरोध किया, इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसके चलते सरकार को आखिरकार इस पॉलिसी को वापस लेना पड़ा, इस एडवर्टाइजमेंट को, इस जॉब वैकेंसी को रद्द सरकार को करना पड़ा। इसके साथ साथ अगर सरकार लेटरल एंट्री करवाती है तो इसके फेवर में आर्गुमेंट्स क्या क्या है, इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स क्या क्या है, और सरकार को फ्यूचर के अंदर क्या करना चाहिए, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। बट आर दी आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज? फर्स्ट, lateral entrants can bring specialized skills and expertise in the government administration. They can innovate and they can bring innovative reforms in administration. They can fill the gap. There are approximately 1500 vacancy of the IAS officers in central ministries, in the different central ministries. अगर सरकार जो है वो डोमेन लेवल एक्सपर्ट लेटरल एंट्री के थ्रू सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आती है, तो इस 1500 वैकेंसीज को फिल करने में मदद हो सकती है। इसके अलावा ब्रिंगिंग अ चेंज इन दी वर्क कल्चर, प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने साथ प्राइवेट सेक्टर का वर्क कल्चर लेकर आएंगे। इसे रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप या इस प्रकार का जो भी बाबूगिरी है उस पर भी रोक लगाई जा सकती है, उसको कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, आप अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग इलाकों से लोगों को, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को अगर आप सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आओगे तो इससे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को एनहांसमेंट मिलेगी, इससे फायदा होगा सरकार को।
ये कुछ आर्गुमेंट्स हैं इन फेवर। इसके साथ साथ कुछ आर्गुमेंट्स इसके अगेंस्ट भी हैं, जैसे कि शॉर्ट टेन्योर, आप सिर्फ 3 साल के लिए ही किसी वैकेंसी के ऊपर किसी प्राइवेट इंसान को लेटरल एंट्री से लेकर आ रहे हो। 3 साल में से 1 साल तो वो सरकार के काम को समझने में ही लगा देगा, गवर्नेंस को समझने ही लगा देगा, मिनिस्ट्री कैसे काम करती है समझने में लगा देगा। वो बचे हुए 2 साल में कैसे रिफॉर्म लेकर आ पाएगा? बहुत शॉर्ट टेन्योर प्रोवाइड किया जा रहा है, टेन्योर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। इसके अलावा मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी, हो सकता है कि ये किसी लेटरल एंट्री से आया हुआ व्यक्ति कोई एमएनसी में काम करके आया हो, सरकार ने उस एमएनसी के खिलाफ कार्रवाई की हो, अब वो वही व्यक्ति जो उस एमएनसी में पहले काम करता था अब सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी पद पर आ चुका है, तो यहां पर ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी खतरे में पड़ सकती है। हो सकता है कि वह उस एमएनसी के फेवर में या मिनिस्ट्री में रहते हुए कोई पॉलिसी बनाने की कोशिश करे। ही कैन बी बायस्ड, he cannot be neutral. There are chances for this, that is why it is a argument which is in against of the lateral entry. इसके साथ it can impact on permanent officers morale, जो करियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका बचपन से सपना था सेक्रेटरी लेवल के पद तक जाना, उन्होंने आईएएस की तैयारी करी, आईएएस क्लियर किया, आईएएस में अभी सर्विस कर रहे हैं, 15 17 18 साल हो चुके हैं सर्विस करते को, प्रमोशन होकर जॉइंट सेक्रेटरी पद पर जाना था, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, पर कोई बाहर से व्यक्ति आया और वो आकर जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर बैठ गया, ना तो आईएएस बना और ना ही उसने ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम पिछले 17-18 सालों से देखा था। तो ये जो करियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो परमानेंट ऑफिसर्स हैं, उनके मोराल के ऊपर ये एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा पोटेंशियल डाइल्यूशन ऑफ द मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, ये भी इसके थ्रू हो सकता है। एंड आउटसाइडर सिंड्रोम, आईएएस ऑफिसर्स इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, इनके साथ आउटसाइडर्स की तरह डील किया जाएगा। हो सकता है ऐसा हो जाए, आउटसाइडर सिंड्रोम क्रिएट हो जाए, जो सिविल सर्वेंट्स है, जो करियर ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपना अलग ग्रुप बना लें और ये लेटरल एंट्री वाले अलग ग्रुप बनाएं, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो सकता है डिवाइड हो जाए, और वो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। सो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। एंड इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है सीनियर पोजीशंस के लिए, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, किस आधार पर एक्सपीरियंस को जज किया जाएगा, जो एक्सपीरियंस सरकार की डिमांड है वो एक्सपीरियंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक चर्चा का विषय है, चिंता का विषय है। ये भी एक क्रिटिसिज्म बनता है इस लेटरल एंट्री की पॉलिसी के अगेंस्ट। और इसके साथ साथ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सरकार इन पॉलिसीज को, इन वैकेंसीज को भरते हुए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे, जैसे कि यूपीएससी जाना पहचाना ही अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए जाता है, तो यहां पर भी इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाना चाहिए। इन लेटरल एंट्रेंस की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, एटलीस्ट 6 महीने से 10 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो इनकी सर्विस टेन्योर से एक्सक्लूडेड हो, वो इनको प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जब ये ट्रेनिंग लेकर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बने तो ये सरकार के काम को, मिनिस्ट्री के काम को पहले से ही जानते हो। इसके साथ साथ क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड रोल डेफिनेशन, जब आप किसी वैकेंसी को भर रहे हो, लेटरल एंट्री से भर रहे हो, तो भैया आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस रोल से, और क्या वो व्यक्ति रोल निभाएगा उस एडमिनिस्ट्रेशन में आकर जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर बैठकर, ये पहले ही क्लियरली आपको तय कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार अभी 45 साल की उम्र जो है वो मिनिमम एज है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर लेटरल एंट्री के थ्रू आने के लिए। इस एज बैरियर को रिलैक्स करने की जरूरत है। रिकमेंडेशन है कि एज बैरियर जो है वो 35 तक का होना चाहिए, कि मैक्सिमम एज अगर आपकी 35 है तब आप इस लेटरल एंट्री के थ्रू जॉइंट सेक्रेटरी पद तक पहुंच सके। अगर आप वाकई में ही डोमेन एक्सपर्टीज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज लेकर आने चाहते हैं, तो आप इस एज बैरियर को थोड़ा कम कीजिए, एज को थोड़ा कम कीजिए। ये भी एक रिकमेंडेशन हो सकती है इस लेटरल एंट्री की पॉलिसी को सुधारने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।